Hello students, good morning. In the last video, I have explained you the production and about the production story of Palan village, Palampur we were discussing, and based on that organization of production we have discussed. Organization of production, it means that land, labor, capital, etc. So in that I have promised you that in the next video I will explain you the land, which is most important, and land is a fixed capital. Already I have told you there are two types of capitals, fixed capital and working capital. So land is a fixed capital. हमें उसको केवल एक ही बार खरीदना होता है, हर बार हर साल हमें उसे नहीं खरीदना है. तो ये लैंड के बारे में बात करते हैं हम. पालमपुर में जो मेन एक्टिविटी थी, जो मेन ऑक्यूपेशन था लोगों का, वो था फार्मिंग. और 75% लोग जो थे वो इस पे ही डिपेंडेंट थे. और दे कुड बी फार्मर्स और फार्म लेबरर्स. जब हम फार्मर्स और फार्म लेबरर्स की बात कर रहे हैं तो टाइप्स ऑफ फार्मर्स की भी बात आ जाती है. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फार्मर्स. द फर्स्ट वन, दैट इज़ वी आर कॉलिंग बिग फार्मर्स. बहुत बड़े फार्म जिनके पास बहुत सारी ज़मीन होती है, उन्हें हम बिग फार्मर्स कहते हैं. उसके बाद में स्मॉल फार्मर्स होते हैं जिनके पास छोटी ज़मीन होती है. अब ये बिग फार्मर्स और स्मॉल फार्मर्स में डिफरेंस क्या है? बिग फार्मर्स आप नोट डाउन कर सकते हैं चाहें तो. बिग फार्मर्स के पास में बिग पीस ऑफ लैंड होता है जो कि हेक्टेयर्स एकर्स में होती है, बहुत लंबी ज़मीन होती है उनके पास में. वो अपने खेती बाड़ी करने के लिए लेबर्स को अपॉइंट करते हैं, लेबर्स को हायर करते हैं. वो खुद काम नहीं करते हैं. उनके पास में सारे मॉडर्न टेक्नोलॉजी होती है, मशीनरी होती है. मीन्स उनके पास ट्रैक्टर होता है और उससे रिलेटेड खेती बाड़ी में जो भी चीज़ उनके यहाँ, एक टुल्लू पंप टाइप की चीज़ भी लगी हुई होती है जो पानी की सुविधा देती है उनको. हर मॉडर्न टेक्निक को वो यूज़ करते हैं. उनके यहाँ जब वो मॉडर्न टेक्निक को यूज़ करते हैं तो फसल भी ज़्यादा होती है. ज़्यादा फसल जो होती है उस फसल को वो अब बाज़ार में बेचने के काम में यूज़ करते हैं. अपने काम के लिए बचा कर भी उनके पास में इतना बचता है कि जो बाज़ार में बेचते हैं. वो लोग ज़्यादातर गाँव में खुद नहीं रहते, वो शहरों के बड़े घरों में बना कर रहते हैं और यहाँ पर उनके वो अपॉइंट किए हुए लोगों को रखते हैं जो कि यहाँ पर उनके खेतों की देखभाली करते हैं. तो इस तरह से ये तो हुए बिग फार्मर. दे आर रिच, दे आर हैविंग द मनी इन द बैंक अकाउंट्स ऑल्सो, राइट. बिग मनी दे आर अर्निंग. और कई बार ये बड़े फार्मर्स जो है वो साहूकार का काम भी करते हैं छोटे फार्मर्स को उधार देने का. अब आए छोटे फार्मर्स, द स्मॉल फार्मर्स. इनके पास बहुत छोटी छोटी ज़मीन होती हैं, हेक्टेयर या उससे भी कम. तो ये ज़मीन उनके पास होती है, उसमें उनके पास में इतनी स्पेस नहीं है कि वो उसमें ट्रैक्टर चला पाए या बड़ी मशीनें यूज़ कर सकें. तो वो ज़्यादातर बैलों से काम करवाते हैं और हाथ से ही उसमें बीज बोना और सारा काम करते हैं. इनके जो खेत में उपज होती है वो उपज भी घर के परिवार के यूज़ के लिए होती है, जो कि वो मार्केट में नहीं बेचते हैं. जो लेबर होती है वो घर परिवार के लोग ही लेबर का काम भी करते हैं, बाहर का कोई भी हायर करने की इनके पास नहीं होती है. अगर इन्हें कभी ट्रैक्टर या और पंप वगैरह की ज़रूरत होती है तो ये बड़े फार्मर से उसको उधार पर लेते हैं या किराए पर ले लेते हैं. इनके घर छोटे छोटे गांव में ही होते हैं और इनके बच्चे भी वहीं गांव में ही पढ़ते बढ़ते हैं. इनके सपने तो बहुत सारे होते हैं लेकिन क्योंकि इनके पास में उतना पैसा नहीं होता है तो इनके फार्म लैंड में लागत कम होती है और उपज उतनी ही होती है जितनी कि घर परिवार के लिए इस्तेमाल हो सके. उसके बाद में थर्ड टाइप आता है वो लैंड लेबरर्स. ये लैंड लेबरर्स वो होते हैं जिनके पास में अपनी ज़मीन नहीं होती है. अब अपनी ज़मीन नहीं है पर हैं फार्मर. तो वो कैसे फार्मर हैं? लेबर फार्मर्स हैं. वो बड़े फार्मर्स के जो बिग फार्मर्स हैं उनके खेतों में काम करते हैं और अपनी जीविका चलाते हैं. नाउ वी विल कम टू द पॉइंट कि जो मैं बार बार आपसे ये बात कह रही हूँ कि हेक्टेयर. व्हाट इज़ दिस हेक्टेयर? इट इज़ द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लैंड. और दो इन द विलेजेस आप देखेंगे कि लैंड एरिया जो है वो ज़्यादातर डिस्कस किया जाता है
यूनिट्स में, जो यूनिट्स होती हैं वो हेक्टेयर्स में नहीं डिस्कस करते, क्योंकि गांव की भाषा है, उनको हेक्टेयर वगैरह इतना जानकारी नहीं होती। बड़े फार्मर्स तो करते हैं, लेकिन छोटे फार्मर्स हैं और लैंड लेबरर्स जो हैं वो लोग इसको मेजर करने के लिए बीघा को इस्तेमाल करते हैं। वो बोलते हैं कितनी बीघा ज़मीन है हमारे पास में, या फिर वो गुंठा को यूज़ करते हैं। और 1 हेक्टेयर कितना होता है? 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू द एरिया ऑफ अ स्क्वायर विद 1 साइड मेजरिंग 100 मीटर। यानी एक साइड जो है वो उसकी, जैसे एक साइड है आपकी बुक की, तो वो क्या कहलाएगी कि 100 मीटर्स कहलाएगी, ठीक है। और इधर भी 100 मीटर स्क्वायर का जो एरिया है उसको हम हेक्टेयर बोलते हैं। नाउ वी कैन सी वन मोर थिंग, कैन यू ग्रो, अगर आपके पास छोटी ज़मीन है या बड़ी ज़मीन है, जो भी ज़मीन आपकी अपनी है, अगर बिग फार्मर है या स्मॉल फार्मर है, तो क्या आप अपनी उसी ज़मीन में ज़्यादा उपज कर सकते हैं? कैसे ज़्यादा फ़ायदा उठाएं? हाँ, उठा सकते हैं ज़्यादा फ़ायदा। और उसके लिए कुछ जो फार्मर्स हैं वो क्या करते हैं, ए पार्ट ऑफ लैंड एरिया जो है वो एग्रीकल्चर के लिए डिवोट कर देते हैं, और वंस एवरी ईयर वो बाकी का पार्ट जो है, यानी बड़ा पार्ट जो है वो तो एग्रीकल्चर कल्टीवेशन के लिए, जो फसल है उसके लिए रखते हैं, और एक पार्ट जो है वो ऐसी क्रॉप के लिए, कैश क्रॉप्स के लिए, जिस कैश क्रॉप को वो बेच करके और पैसा कमा सकें और उसमें लागत भी ज़्यादा ना आए। तो ऐसी कौन सी फसल हो सकती है? यहाँ पर रानीगंज में जो फार्मर्स हैं वो शुगर केन को ग्रो करते हैं। अब शुगर केन ग्रो करते हैं, साल में एक ही बार उसको ग्रो करना पड़ता है, लगाना पड़ता है, और उससे जो शुगर केन निकलता है उससे शुगर केन को भी वो बेच देते हैं, और कुछ शुगर केन से वो जैगरी बना लेते हैं यानी गुड़ बना लेते हैं, और बाकी का शुगर केन वो शुगर फैक्ट्रीज में दे देते हैं। फिर भी उसका इतना पार्ट वहाँ पे लगा रह जाता है जिसमें कि फिर दोबारा से वो शुगर केन निकल जाता है। सो इन दिस मैनर दे स्पेंड लेस और ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। अब हम बात करते हैं इसमें कि कहाँ पर एग्रीकल्चर ज़्यादा हो सकता है, कहाँ पर खेतीबाड़ी ज़्यादा हो सकती है। जो रेनियर एरिया हैं, जहाँ पानी बरसता है ज़्यादा, वहाँ पर ज़्यादा फार्मर्स होते हैं, ज़्यादा फार्मिंग की जाती है, और जहाँ पे कम पानी बरसता है वहाँ पर कम फसल करी जाती है, कम लोग फार्मिंग करते हैं, दूसरे ऑक्यूपेशंस होते हैं उनके। जैसे हमारे यहाँ एलुवियल प्लेन्स हैं, या रिवरन प्लेन्स हैं, या फिर कोस्टल प्लेन्स हैं, वहाँ पर हम ज़्यादा खेतीबाड़ी करते हैं। अब आपके सामने एक क्वेश्चन आता है, मैंने आपसे पूछा था, बताया था भी कि मॉडर्न टेक्निकल चीज़ें जो यूज़ करते हैं उनके यहाँ फसल ज़्यादा होती है, और बड़े फार्मर्स मॉडर्न टेक्निक्स को ज़्यादा यूज़ करते हैं। आप छोटे फॉर्म में भी मॉडर्न टेक्निक्स को यूज़ करके और ज़्यादा फसल कर सकते हैं। आप कहोगे अभी तो आपने कहा था कि मॉडर्न टेक्निक्स हम नहीं यूज़ कर सकते, ट्रैक्टर नहीं चल सकता, उसमें पंप हम नहीं लगा सकते, उतनी सी ज़मीन है। नहीं, उसमें भी हम कर सकते हैं, क्योंकि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो हमारे कंट्री में इसको यूज़ करना शुरू किया 1960 में, जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया। इंदिरा गांधी के टाइम में ग्रीन रेवोल्यूशन आया, और उस समय हमने मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ करना शुरू किया। इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी में क्या है, एक तो HYV सीड है। HYV सीड को बोलते हैं हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स। वो लगाएंगे अगर आप अपने उस खेत में, तो आपको क्या होगा कि फसल, बीज क्योंकि अच्छा है, हाई यील्डिंग वैरायटी है, तो फसल अच्छी होगी उतने ही फॉर्मलैंड में। दूसरे फर्टिलाइज़र्स, बेस्ट क्वालिटी के फर्टिलाइज़र्स लगाइए, तो फर्टिलाइज़र्स भी आपकी क्रॉप को, कल्टीवेशन को अच्छा कर देते हैं। देन पेस्टिसाइड्स लगाइए जो कि कीड़ा मकोड़ा ना लगे। ये चीज़ें आपको गवर्नमेंट से सस्ते रेट पे मिल जाती हैं। फिर इरिगेशन के लिए आप लोगों को मैंने बताया था, पंप आप दूसरे से उधार ले लेते हैं और किस तरह से करके आप इरिगेशन कर सकते हैं। ये तो छोटे फार्मर्स की बात हुई, लेकिन बड़े फार्मर्स HYV सीड भी यूज़ करते हैं अपने खर्चे से ही लेकर, फर्टिलाइज़र्स, बेस्ट फर्टिलाइज़र्स लेते हैं, वो केमिकल फर्टिलाइज़र्स भी लेते हैं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स भी यूज़ करते हैं, यानी ऑर्गेनिक खेती भी वो करते हैं। फार्म मशीनरी को वो यूज़ करते हैं,
फार्म मशीनरी को चलाने के लिए उन्हें दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक तो डीजल चाहिए होता है और या फिर इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है। इरिगेशन के लिए उनके पास में कैनाल गवर्नमेंट ने बनाई हुई है, तो छोटे फार्मर बड़े फार्मर दोनों कैनाल्स को यूज़ कर सकते हैं, और पंप सेट बड़े फार्मर्स यूज़ करते हैं अपनी खेती में। और इलेक्ट्रिसिटी मैंने ऑलरेडी बताया आपको वो किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हैं। अब क्वेश्चन आता है, क्या हम इतनी खेती बाड़ी करेंगे तो क्या लैंड सस्टेन करेगी? व्हाट इज़ द सस्टेनेबिलिटी ऑफ द लैंड? विल द लैंड सस्टेन? इसका मतलब क्या हुआ कि क्या लैंड हमारी हमेशा हमें उपज देती रहेगी? तो अगर हम 1960 का प्रोडक्शन देखें डिटेल, तो हमें ये पता लगेगा उस समय तो प्रोडक्शन बहुत हुआ, लेकिन क्योंकि हमने केमिकल फर्टिलाइज़र्स यूज़ किए और एक साल में हमने 3-3 फसल भी ली, तो उससे क्या हुआ कि हमने उसका यूज़ किया। जब ओवर यूज़ हम किसी चीज़ का करते हैं तो वो एग्जॉस्ट हो जाती है, यानी लैंड जो है वो हमारी ख़त्म हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी और उसमें फिर उपज नहीं होगी। अभी जब मैंने आपको बात की कि 3-3 फसल लेते हैं, तो आप ये कह सकते हो कि पहले ज़माने में भी तो 3 फसल लेते थे किसान, छोटे किसान भी 3 फसल लेते हैं। तो वो 3 फसल कैसे लेते हैं और क्या 3 फसल हैं, क्या लैंड सस्टेन करेगी? हम कल बात करेंगे इस टॉपिक पे।